हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स जो अभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जो फरवरी मार्च वाला एग्ज़ाम आपका हुआ था 2023 में, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं टीचिंग मॉडल से, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल, एश्योर मॉडल और एडीडी मॉडल। ठीक है, ADDIE। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके और हर सेट में ही लगभग पूछे गए हैं। तो इसी के आज हम लोग PYQs प्लस इन दोनों जो है मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आपके यहाँ और भी मॉडल पूछे जा रहे हैं। टीचिंग मॉडल से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बाकी हम बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, एश्योर मॉडल क्या है, एडीडी मॉडल क्या है, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद PYQs। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों मॉडल आपकी नए पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, हर सेट में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यह भी 2023 का ही क्वेश्चन है। इन एश्योर मॉडल ऑफ लर्निंग ABCD स्टैंड फॉर वेल स्टेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट डज C स्टैंड फॉर। अब जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना, क्वेश्चन को पैटर्न को देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एक्रोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं, मतलब कि उसका मतलब क्या है, एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ABCD स्टैंड, ये किस में बात कर रहा है, एश्योर मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्होंने बताया कि एश्योर मॉडल में A का मतलब हुआ ऑडियंस, B का हुआ बिहेवियर, C का हुआ कंडीशन और D है डिग्री। ठीक है, ये जो है आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ABCD, ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हुए यहाँ पर इनके एक्रोनिम्स बताए गए हैं, ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री। तो C जो है ये किस लिए हो गया, यहाँ पर ये हो गया C कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका B ऑप्शन सही है। ABCD क्या है, सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात के अकॉर्डिंग ही इनका जो है एब्रीविएशन बताया गया। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या रहा है, व्हाट डज द लेटर R इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल ऑफ टीचिंग एश्योर। यहाँ पे R का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब R की मीनिंग क्या है, R किसके लिए आता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल एश्योर जो है, इसमें R किस लिए जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये लर्नर से संबंधित होता है। ठीक है, शिक्षण की जो अनुदेशना इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है, इसमें R का प्रयोग यहाँ पर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो एश्योर में है, यहाँ पर ये देखिए इनका जो है एब्रीविएशन देख लीजिए, क्योंकि यही अधिकतर पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए A का क्या हुआ, एनालाइज लर्नर्स, स्टेट, S का क्या है, स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद S, 2 S है ना, यहाँ पर डबल S है, तो सेलेक्ट मेथड्स एंड मीडिया, U है यूटिलाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। जब हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अब उनको यूज़ कैसे करेंगे, फिर इवेल्युएट एंड रिवाइज द ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं। ये हो गया आपका, तो R यहाँ पर किस तरह से होगा, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, लर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। ये आपको फुल फॉर्म तो याद रखने ही है, ADDI का भी और एश्योर का। अब यहाँ पे एडी मॉडल का देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क में लेटर्स I एंड E इन द एक्रोनिम ADD पैटर्न। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ADDIE में I और E का जो है पूछ रहा है कि उसके क्या मीनिंग है। तो ये है आपके इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन इसका जो है ये सही होगा। इसमें देखिए इसकी जो है फुल फॉर्म भी दे रखी है, एनालाइजिंग। ठीक है, ADDIE है ना, वहाँ पे क्या था, एश्योर था, ASS, यहाँ पर डबल D है, एनालाइजिंग सबसे पहले समस्या की पहचान, D है डिज़ाइन, फिर है डेवलपमेंट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, फिर है इवेल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया आपका ADDIE का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि I और E किस लिए है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए एडीडी मॉडल क्या है, एडी का तात्पर्य एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। ठीक है, ये सारे आपको क्रम इसका ऐसे ही रहेगा, इसमें हेर फेर नहीं करना है। और अब जो क्वेश्चन बनेगा ना, इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी तो आपको पूछा कि एक्रोनिम्स क्या हैं, अब उसके बाद हो सकता है क्रम लगाने को आ जाए, क्योंकि
अभी ये नई चीज़ें हैं तो पहले थोड़ा इजी वे में पूछा है ना, उसके खाली एब्रीवेशन से संबंधित था। अब इसके क्रम लगाने को भी पूछ सकता है या इन डेप्थ भी पूछ सकता है कि इसमें इस मॉडल में कौन सा सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एश्योर मॉडल में किसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है, इस मॉडल में होता क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है थोड़ा इन डेप्थ में आके। तो आज हम इसी को पूरा जो है डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ADD मॉडल की बात करें, ADDIE, AD स्टैंड फॉर, मतलब इसका तो फुल फॉर्म बता ही दिया, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन फ्रेमवर्क है। ठीक है, ISD फ्रेमवर्क इसलिए यूज़ होता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स एंड ट्रेनिंग डेवलपर्स टू डेवलप क्यूरिकुला। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर और ट्रेनिंग डेवलपर्स पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए होता है। और ये 5 चरणों के ही संक्षिप्त नाम हैं जिनके की एक्रोनिम से आपको पता लग गया। और इस तरह से प्रशिक्षण और प्रदर्शन, तो ये यहाँ पर डिफाइन फॉर बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट टूल्स। तो इस तरह से ये क्या करता है, जो अभी जितने ISD मॉडल हैं वो सब AD का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका ये फुल फॉर्म आपको सारे याद रखने हैं प्लस इसका क्रम भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है। इन दिस स्टेप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर आइडेंटिफाइज द लर्निंग नीड्स। ठीक है, जो भी लर्नर की नीड्स हैं, उसके गोल्स हैं, वो सब क्या है, इस तरह से करके टारगेट ऑडियंस की, मतलब जो भी लक्षित दर्शक हैं, टारगेट ऑडियंस हैं, उनकी सीखने की ज़रूरत और उनके गोल क्या है, इसकी पहचान करता है, इसका विश्लेषण करता है। इसमें ये क्या करता है, इन डेप्थ एनालिसिस करता है लर्नर्स की और लर्निंग एनवायरनमेंट की, और एनी लिमिटेशंस हो या कोई भी बाधाएं हैं, इन सब का जो है इन डेप्थ एनालिसिस करता है। द गोल इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा दैट विल इन्फॉर्म द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका गोल क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लेना और डाटा को करना, कि ताकि हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा एनालिसिस, जिसमें कि आप इसमें लर्नर के बारे में पूरी जानकारी लेगा। उसके बाद डिज़ाइन, एक बार अब वो स्टेप पूरा हो गया, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, तो अब डिज़ाइनर क्या करेगा, मूव्स ऑन द डिज़ाइन फेज। ठीक है, अब ये सेकेंड फेज आ जाएगा किसका, डिज़ाइनिंग का। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन किए जाएंगे और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो भी ओवरऑल होगी वो यहाँ पर डेवलप की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो फेज़ है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी यहाँ पर, कंटेंट स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मीडिया सिलेक्शन, असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग ए डिटेल प्लान। ठीक है, मतलब लर्निंग के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक कंटेंट को स्ट्रक्चर किया जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ मीडियाज़ का, कुछ मेथड्स का जो भी यूज़ करना है, उसके बाद एवेल्यूएशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी यहाँ पे प्लानिंग के अंतर्गत शामिल होगी। ऐसा इसका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क तैयार होगा। उसके बाद आता है डेवलपमेंट, है ना, तो ADDIE। अब हम तीसरे चरण पे आ गए जो डेवलपमेंट है। इन द डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पे हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स, इस फेज़ में राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स होगा। मल्टीमीडिया तत्वों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट एंड जो क्रिएटिंग असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़, जो भी गतिविधियाँ हैं और जो भी सीखने के अनुभव हैं, वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस में जो है यहाँ पर कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये सारे ही अनुभव यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, अब तक जितनी भी चीज़ें हुई वो सब क्या इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या चीज़ें, डिलीवरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस टू द टारगेट ऑडियंस, यहाँ पर जो भी सीखने का अनुभव है वो प्रदान किया जाता है। पर्सनली यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन जो भी कोर्स है और या जो और भी अदर मोड हैं इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के, वो यहाँ पर कोई भी तरीका हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ट्रेनिंग हो गई आपकी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गया या निर्देशात्मक वितरण, मतलब कोई भी इस तरह से इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी
तो ये सारी जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो सब शेयर किया जाएगा किसके साथ, शिक्षार्थियों के साथ, लर्नर्स के साथ। और जो भी ट्रेनर है सीखने की प्रक्रिया का इस तरह से गाइडेंस करते हैं, ठीक है। वो जो भी गाइड हैं वो यहाँ पर लर्नर को यहाँ पर गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद इवेल्युएशन में क्या होता है, ये यहाँ पर इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है। इसमें जो भी लर्नर हैं, ट्रेनर हैं, इनसे डेटा और जो है ये क्या करते हैं, डेटा और फीडबैक कलेक्ट किया जाता है लर्नर से। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एवेल्यूएशन मेथड्स में इंक्लूड असेसमेंट हो सकता है, सर्वेज हो सकता है, ऑब्जर्वेशन होता है और इंटरव्यू। इन सब के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और ये डेटा निर्धारित करता है कि क्या जो भी हमने एम, जो टारगेट हमारे बनाए हुए थे, क्या वो पूरे हुए हैं। और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान, मतलब अगर पूरे नहीं हुए हैं तो अब हमने आउटकम, मतलब जो भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए हैं तो अब हमें उसके लिए क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या इम्प्रूवमेंट करने होंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इवेल्युएशन में आती हैं, ठीक है। अब देखिए एश्योर मॉडल क्या है। ये भी क्या है, एश्योर मॉडल भी एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन मॉडल है, जैसे शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षा में उपयोग के लिए यहाँ पर संशोधित किया गया था, ठीक है। इसमें लर्नर और ट्रेनर अपने छात्रों को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण को डिज़ाइन और जो है डेवलप के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसके भी 6 भाग हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एश्योर, तो एनालिसिस ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। टीचर आएगा, पहले लर्नर के बारे में जानकारी लेगा, उसके बाद स्टेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। टीचिंग का सबसे पहला यही होता है कि पहले तो लर्नर का हम नॉलेज देखते हैं, प्रायर नॉलेज, उसके बाद कुछ आपने गोल निर्धारित किए होते हैं, एम कुछ भी बनाए होते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जब आपने टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज़ को बना लिया, फिर इनको यूज़ कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका यू, है ना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मटेरियल्स। फिर आर, नीड फॉर पार्टिसिपेटरी लर्निंग, ठीक है। और ई होता है इवेल्युएशन एंड रिवीजन। तो इस तरह से आर क्या हो गया, देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे आर इसीलिए पूछा गया था, है ना, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको नीड फॉर पार्टिसिपेटरी लर्निंग, ये आर यहाँ पर ये डिनोट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को ध्यान करके पढ़ना है। एनालाइज लर्नर्स में क्या होगा, इसमें इस स्टेप में क्या होता है, जो भी लर्नर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझा जाता है, जिसमें उनके प्रायर नॉलेज, जो भी पूर्व ज्ञान है, सीखने की जो भी स्टाइल है, वो चीज़ें समझी जाती हैं। फिर इस तरह यहाँ पे लर्नर का एनालिसिस करके हम उनकी जो मेन मतलब नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शन को तैयार करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नीड्स उनकी जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया एनालाइज लर्नर्स, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, एस है ना। यहाँ पर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स मतलब है क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो ज़रूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपके स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य होने चाहिए। इसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि आप पाठ के अंत तक छात्रों को क्या सिखाना और प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मैं हूँ यहाँ आज आपको बता रही हूँ, तो मेरा एम होना चाहिए कि एश्योर और एडी मॉडल से जो भी अगर क्वेश्चन आया तो आप उन्हें सॉल्व कर ले जाएं, है ना। तो मैं यही चाहूँगी कि किस तरह से आप पढ़ पाते हैं या सीख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य, मतलब जो भी है प्राप्य, प्रासंगिक और स्मार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव शुड भी स्पेसिफिक, मेजरेबल हो और अटेनेबल हो एंड टाइमली जो है कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए सब जो है उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको वो कंप्लीट मतलब याद रखना है, ठीक है। एश्योर मॉडल मतलब इसमें क्या है ना, एब्रीविएशन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि फ़र्क है यहाँ पे। फिर आता है एस, जो सेकंड एस है उसका क्या मतलब हुआ, सेलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स। यहाँ पर जब एक बार आप उद्देश्यों को पहचान कर लेते हैं और तो आप क्या करेंगे, शिक्षण विधियों और जो भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, कंटेंट है, उसका हम चूज़ कर सकते हैं जो कि लर्नर की नीड्स और जो भी उसका डिज़ायर्ड जो है हमको आउटकम लेना है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है।
इसमें क्या होगा, ऐसी स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज को शामिल किया जाएगा जो कि हमारे एम को प्राप्त करने में छात्रों को यहाँ पर संलग्न करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिफरेंट टाइप के लर्निंग जो है, सेलेक्टिंग स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, ये मेथड यहाँ पर हम इन चीज़ को चूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए आवश्यक होंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ASS, यहाँ तक हो गए। उसके बाद अब यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, ये स्टेप क्या करता है, फोकस करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द चूजन मीडिया एंड मटेरियल इफेक्टिवली ड्यूरिंग द लेसन। जब हम मतलब यहाँ पर जो भी मीडिया हमने चुने उनको प्रभावी ढंग से हम कैसे केंद्रित करेंगे, कैसे फोकस करेंगे, इसमें डिज़ाइन जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे लेसन प्लान बनेगा, छात्रों के सीखने की सुविधा के लिए जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड रिसोर्सेज हैं इनको कैसे लागू किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स में आपके आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब आता है R, है ना, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, एश्योर मॉडल। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग इन दिस स्टेप। यहाँ पर जो छात्र है उसकी सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है। इस तरह से उन स्ट्रेटजीज़ की योजना बनाते हैं और उन्हें शामिल करते हैं जो कि लर्नर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको हम प्रमोट करते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स हैं और अदर इंटरैक्टिव अप्रोचेस दैट प्रमोट कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि यहाँ पर लर्नर की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो और वो यहाँ पर ज़्यादा सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग जो है यहाँ पर करेगा। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद देखिए इवेल्युएट एंड रिवाइज। यहाँ पर क्या करेंगे, ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक क्या है, एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। इसमें यहाँ पर लर्नर्स की हम जो है अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस को यहाँ पर एसेस करते हैं और फिर फीडबैक मिलता है, हमको फीडबैक इकट्ठा करते हैं और अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है उसकी इफेक्टिवनेस का इवेल्युएशन करते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, समेटिव और यहाँ पर किस तरह से करेंगे हम, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। जो भी वेरियस फॉर्मेटिव एंड समेटिव स्ट्रेटजीज हैं उनके द्वारा हम यहाँ पर उन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इवेल्युएशन के जो भी रिजल्ट आया उसके आधार पर सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक जो भी रिवाइज है, जो भी हमें करेक्शन है, उनको यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो रिवीजन होगा, एडजस्टमेंट होगा, ये सब क्या करेगा, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इवेल्युएशन में करते हैं, इवेल्युएट एंड रिवाइज, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा आपका एश्योर एंड एनरी मॉडल। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ से इसको पूरे तैयार कर लीजिएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। टीचिंग मॉडल से आपके सवाल क्योंकि आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे सवाल बन रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।